हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ग्रुप डी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट या नेक्स्ट फेज में है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देख कर जाएं जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्टों में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या है। 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। तो 7 मित्र हैं, एक रेखा में उत्तर की ओर मुख करके सभी बैठे हुए हैं। भी ठीक मध्य स्थान पर बैठा हुआ है। तो पहले हम एक सीधी रेखा का लाइन बना लेते हैं। 7 लोगों को इसमें मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी उत्तर की ओर हैं, तो सबका मुख उत्तर की ओर कर देते हैं। इस तरह से सभी का मुख उत्तर की ओर कर दीजिए। अब पहले लाइन में क्या बोला है, भी ठीक मध्य में बैठा हुआ है। तो 3 स्थान इधर से छोड़ दीजिए और 3 स्थान इधर से छोड़ दीजिए और भी को यहाँ बीच में बैठा दीजिए। आगे देखिए क्या बोला है, पी और एस के मध्य केवल 3 मित्र बैठे हुए हैं। तो आप इस तरह से इधर लिख लीजिए शॉर्ट में, पी और एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे क्या बोला है, केवल Q S और T के मध्य में बैठा हुआ है। केवल Q जो है वो S और T के मध्य में बैठा हुआ है। इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाते चले ताकि आगे आप आराम से इसको सेट कर पाएं। आगे क्या बोला है, T भी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। T जो है भी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो भी यहाँ है, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर इधर T यहाँ आपका हो जाएगा। अब क्या बोला था, अब यहाँ इस पर ध्यान दीजिए आप, T और S के बीच में केवल Q बैठा हुआ है। तो T यहाँ है, S आपका यहाँ हो जाएगा, इसके बीच में केवल Q यहाँ बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं। और क्या बोला था, P और S के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो S यहाँ है, इधर से 3 स्थान देखिए, 1 2 3, P यहाँ आपका हो जाएगा। तो बच कितने व्यक्ति रहे हैं, एक बच रहा R और एक बच रहा U, और 2 स्थान भी बचे हुए हैं। कौन कौन, एक यहाँ बचा हुआ है, एक यहाँ बचा हुआ है। तो R यहाँ भी बैठ सकता है, R यहाँ भी बैठ सकता है, U यहाँ भी बैठ सकता है, U यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि कंफर्म इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है। तो अंतिम बाएं छोर पर यहाँ देख पा रहे हैं डेफिनेटली कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता कि पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो हम ये इसको निर्धारित नहीं कर पाते, क्योंकि R भी बैठ सकता है और U भी बैठ सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो P बैठा है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ये सीरीज का सवाल है। क्या दे रखा है, 51 है, 54 है, आगे देखिए कितना लिखा हुआ है, 61 है, क्वेश्चन मार्क है, यही निकालना है आपको, और 87 दे रखा है। तो देखिए इसमें रिलेशन क्या है, नंबर जब सारे क्लोज हैं तो आप क्या कीजिए, इनमें डिफरेंस निकालिए। तो 51 और 54 के बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ लिखते हैं। और 54 और 61 के बीच का अंतर कितना है, इसमें अंतर है आपका 7, तो 7 लिखें। तो देख पा रहे हैं ये 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ हम 11 लिख सकते हैं। तो 11 अगर लिखेंगे तो 61 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा, 72 आ जाएगा। लेकिन आगे भी चेक करेंगे कि ये 87 भी आ रहा है कि नहीं। तो 11 के बाद का प्राइम नंबर कौन होता है, 13 होता है। तो यहाँ अगर यदि हम 13 लिखते हैं तो यहाँ हम 72 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 85 आना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना है, 87 है। तो ये प्राइम नंबर का लॉजिक इसमें नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। तो अगर यदि एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख पाएंगे 3 और 7 का अंतर कितना है, 4। 7 और 11 के बीच का अंतर कितना है, 4। तो यहाँ 4 4 का लॉजिक मिल रहा है। तो 11 में 4 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 की जगह पर हम 15 ले लेंगे। तो 11 और 4 कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं
कि ये 4 4 का अंतर है, ना कि प्राइम नंबर का इसमें लॉजिक है। तभी यहाँ हम 72 में 15 जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ 87 आ जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो समझ पाए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 होगा। 72 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लड़की लॉन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। वह दक्षिण वार्त दिशा में 45 डिग्री और वाम वार्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। तो लड़की जो है एक लॉन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो पहले हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं। इस तरह से डायरेक्शन बना लेते हैं। ये आपका हो गया साउथ दक्षिण, ये हो गया आपका नॉर्थ उत्तर, ये हो गया आपका ईस्ट पूर्व, ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिम। अब ये कहाँ खड़ी है? पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है, यानी कि इसका मुख इधर है, इधर है पूर्व दिशा की ओर। तो सबसे पहले आप दक्षिण वार्त मीन्स क्या होता है इसको समझिए। दक्षिण वार्त जब भी क्वेश्चन में बोले तो आप समझिए ये क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में। आप यहाँ समझिए क्या है? क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में। और वहीं वाम वार्त अगर लिखा हुआ रहे, वामावार्त लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब समझिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में यानी कि इधर की ओर चलेगा, और यहीं घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इधर इसका फेस होगा। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है। पहले वह दक्षिण वार्त दिशा में 45 डिग्री और बाद में वाम वार्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। तो ये सभी एंगल 90 डिग्री का है, आपको पता होगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो दक्षिण वार्त दिशा में पहले 45 डिग्री मुड़ती है और इसका मुख किधर है? पूर्व की ओर है। तो 45 डिग्री जब ये पूरा है आपका 90 डिग्री, तो बीच में ये आपका हो जाएगा कितना? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ इसका फेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लड़की का चेहरा किधर हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। फिर क्या बोला है? वाम वार्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। तो फिर यहाँ से वापस आप इधर की ओर इसका फेस होगा, क्योंकि वाम वार्त मीन्स क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना। तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो यहाँ आ जाएगी 45 डिग्री, और फिर ये वाला चलेगी तो ये 90 डिग्री। तो 45 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। तो इसका फेस यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ इसका फेस आ जाएगा। तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में है? तो इसका चेहरा किस दिशा में है? उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा में लड़की का चेहरा हो जाएगा। तो समझ पाए कि किस तरह से इसको करना है। सो अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व कीजिए। ये कथन और निष्कर्ष पर दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और सॉल्व करना है कि क्या इसमें बोला जा रहा है। कथन देखिए क्या बोला है। जो लोग समय का प्रबंध कर सकते हैं वे आमतौर पर सफल होते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको आपको समझना है। इसमें कुछ छुपा हुआ है, उसी के आधार पर निष्कर्ष दिया हुआ है। अगर यदि आप इस स्टेटमेंट को समझ पाएं तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले इसको समझते हैं। जो लोग समय का प्रबंध कर सकते हैं वे आमतौर पर सफल होते हैं। आमतौर पर मीन्स क्या होता है? मीन्स सभी लोग सफल नहीं होते हैं, जनरली सफल होते हैं। 100% नहीं हम कह सकते हैं कि जो लोग टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं वो 100% सफल होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आमतौर पर सफल होते हैं। ठीक है, तो जो लोग समय का प्रबंध कर सकते हैं वे आमतौर पर सफल होते हैं। ये स्टेटमेंट को आपको समझना है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। इसको समझिए। देखिए पहला क्या बोला है। सभी सफल लोगों के पास समय का प्रबंध का कौशल अच्छा होता है। तो जितने भी लोग सफल हैं उनके पास समय का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। आप इसमें हिडन पॉइंट को समझिए कि इसमें क्या छुपा हुआ है। पहले ही बोल दिया है कि जो लोग समय का प्रबंध कर सकते हैं, मीन्स सभी नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वे आमतौर पर सफल होते हैं, मीन्स सभी सफल नहीं होते, उनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं भी सफल होते हैं। तो वही यहाँ बोला है कि सभी सफल लोगों के पास समय का प्रबंध का कौशल अच्छा होता है। ये जरूरी
नहीं है, ये लाइन में बोला गया है। तो ये पहला आपका हो जाएगा फॉल्स। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समय प्रबंध में खराब है सफल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति समय का प्रबंध नहीं कर सकता है वो सफल नहीं है। यहाँ बोला क्या गया है, जो लोग समय का प्रबंध कर सकते हैं वे आमतौर पर सफल होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितने लोग कर लेते हैं वे सभी सफल हो जाते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों अनुसरण नहीं करता है। समझ पाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले आप हिडन पॉइंट को समझिए कि इसमें छुपा हुआ क्या है, फिर आप निष्कर्ष को पढ़िए। तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यदि एक विशिष्ट भाषा में गेन को 14, 9, 17 लिखा जाता है और रेसर को इतना लिखा जाता है, तो फ्रॉस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम गेन को यहाँ लिखते हैं, देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो यहाँ गेन लिखते हैं GAIN, गेन लिखें। अब इन सभी नंबर का प्लेस वैल्यू हम निकालने का कोशिश करते हैं। जी का कितना होता है, जी का 7 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। तो ये इसका प्लेस वैल्यू है। और लिखा किस तरह से, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है क्या, 14 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। तो गौर से यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ पाएंगे कि नंबर को उल्टा लिखा है, इसके प्लेस वैल्यू को उलट करके लिखा है। 14 को यहाँ लिख दिया है और 9 को यहाँ लिख दिया है, 1 को यहाँ लिख दिया है और 7 को यहाँ लिख दिया है। तो समझ पाए कि इसमें लॉजिक क्या है। तो दूसरा वाला भी देख लेंगे कि यही लॉजिक इसमें भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रेसर का देखते हैं, RACER, रेसर लिखें। इसका देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। सी का 3 होता है। ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। और लिखा है ये क्या, लिखा है 18, ठीक है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 8 लिखा है। अब देखिए इसमें समझते हैं कि जिस तरह से फर्स्ट वाले में लॉजिक था वही लॉजिक इसमें भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 18 को देखिए यहाँ लिखा है, 5 को देखिए यहाँ लिखा है, 3 को यहाँ लिखा है, 1 को यहाँ लिखा है और 18 को यहाँ लिखा है। समझ में आया। तो इन दोनों का लॉजिक सेम है। अब इसी के आधार पर हम फ्रॉस्ट का निकालेंगे कोड क्या होगा। तो फ्रॉस्ट यहाँ लिखते हैं FROST, तो उल्टा करके लिखा है। तो टी का प्लेस वैल्यू आप यहाँ लिखिए, टी का क्या होता है प्लेस वैल्यू 20, तो 20 को यहाँ लिखिए। एस का क्या होता है, एस का 19, तो 19 को यहाँ लिखिए। और उसके बाद वो है, वो का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, वो का होता है 15, 15 यहाँ लिखिए। फिर आर का क्या होता है 18, 18 को यहाँ लिखिए। फिर एफ का क्या होता है 6 होता है, तो लास्ट में 6 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। मिलाइए कहाँ है, 20, 19, 15, 18, 6। तो ऑप्शन नंबर डी, 20, 19, 15, 18, 6, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। ये सिलॉक्स का सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कथन में, कुछ डिमांड सप्लाई है। कुछ डिमांड जो है, तो डिमांड को केवल डी लिखिए समय बचाने के लिए। कुछ डिमांड जो है वो सप्लाई है, तो सप्लाई को केवल क्या लिखिए, एस लिखिए। समझ पाए। आगे क्या बोला है, कोई सप्लाई कॉमन नहीं है। कोई भी सप्लाई जो है वो कॉमन नहीं है, कॉमन को सी लिखिए। इसका कोई रिलेशन नहीं है, सप्लाई और कॉमन में कोई रिलेशन नहीं है। आगे क्या बोला है, कोई कॉमन ट्रेन नहीं है। ये कॉमन जो है वो ट्रेन नहीं है, तो कॉमन और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये डायग्राम आपका बन गया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो देखिए निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, सभी डिमांड सप्लाई हो सकती है। तो डिमांड आपका यहाँ है और सप्लाई यहाँ है। कुछ डिमांड सप्लाई है, लेकिन यह संभावना में दे रखा है कि सभी डिमांड सप्लाई हो सकती है। सारा का सारा डिमांड डी जो है वो एस के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पर, देखते हैं। कुछ ट्रेन डिमांड नहीं है, कुछ ट्रेन जो है वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड यहाँ है
और ट्रेन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, डायरेक्ट रिलेशन, तो हम यहाँ कह नहीं सकते हैं कि कुछ ट्रेन जो है वो डिमांड नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, केवल एक अनुसरण करता है। समझ में आया? अब आते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सोल्व करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ब्लड रिलेशन का ये सवाल है। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।